दोस्तों पिछली वीडियोज में हमने क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.2 है वो तो लगा लिया है। अब बात आता है प्रश्नावली 1.3 का। तो दोस्तों इसमें पहला सवाल ये दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के दो तरीके हैं हमारे पास, हम दोनों बताएंगे आप लोगों को। देखिए, पहला जो तरीका है ये तो है वर्गमूल विधि, यानी कि वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, फिर उस आधार पे कह देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन उसके लिए आपको हमारा पिछला वाला वीडियो जब नहीं देखे हैं जिसमें हम दशमलव प्रसार के बारे में बताए हैं तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एक है वर्गमूल विधि और फिर दूसरा है, इसको हम विरोधाभास विधि कहते हैं। कहने को तो विरोधाभास विधि कहते हैं, विरोधाभास विधि। इसमें दोस्तों हम लोग ये मान के चलेंगे, सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, फिर उस आधार पे हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर बाद में हमें ये प्राप्त होगा कि हम जो माने हैं वो गलत माने हैं, यानी कि हम जो परिमेय संख्या माने हैं गलत माने हैं, यानी कि हम अपरिमेय संख्या होगा कड़ी में 5 है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं इसको। पहला स्टार्ट करते हैं वर्गमूल विधि से। तो दोस्तों इस विधि में हम सबसे पहले 5 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, 5 का वर्गमूल निकालने के लिए कुछ इस तरह से खाना बनाते हैं। फिर 5 है तो दशमलव के 3 स्थानों तक मिनिमम निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले 3 स्थानों तक हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसको निकालिए। वर्गमूल निकालने के लिए उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसको काटा जाता है। जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ भी लिखना पड़ेगा। फिर दोनों का गुणा करके इसके बराबर या इससे छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 आ गया। अब देखिए, जो संख्या आप यहाँ लिखे हैं उसी को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर 4 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि +2 करके जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, फिर अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 1 बच गया। फिर दशमलव यहाँ लगा के, क्योंकि दशमलव लगा है तो दशमलव के बाद वाले जीरो को उतारेंगे, तो दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, फिर उसके बाद डबल जीरो आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर 4 के बाद, अब देखिए 4 है ना, 4 को छोड़ देना। अब 4 के बाद कोई ऐसा अंक रखना है कि या तो 100 आ जाए या तो 100 से कम रहे, तो 2 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 42 का गुणा अब 2 में हो जाएगा, तो 42 दूनी 84। अब देखिए, फिर यहाँ पे 2 हम लोग लिखे हैं ना, तो 2 को इसके नीचे लिख करके इसको जोड़ दीजिए। 2 2 4, 4 यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो 84 घटाएंगे यहाँ 6, 16 आ जाएगा। अब देखिए, फिर उसके बाद जब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा ही है, तो पुनः 2 जीरो उतार लेंगे। यहाँ जो जीरो जो उतरता है वो जोड़ा जोड़े में उतरता है। ठीक है, ये नहीं कि सिंगल जीरो उतार दें आप लोग, जोड़े में उतरता है इसमें वर्गमूल, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब 44 के बाद कौन सी ऐसी संख्या लिखा जाए कि 1600 आ जाए या 1600 से अधिक आ जाए। देखिए, 4 3 12, 4 4 16, अगर 4 लिखते हैं तो 1600 से ज़्यादा चला जाएगा। 3 लिखेंगे तो अब गुणा करिए, 3 तरीके 9, 4 3 12 को 2, 4 3 12 1 13। फिर यहाँ 3 के नीचे 3 यहाँ पर लिखे, 3 लिख के जुड़ जाएगा, तो 3 3 6, फिर 4 4। देखिए, इसको घटाएंगे तो 9 1 10, 10 में से फिर यहाँ 9 बचा, 7 2 9, 5 3 2 5। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब फिर देखिए, इससे भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई अंक लिख देंगे तो ये 4000 कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 ही अंक है, तो ये वाला दशमलव लगा ही है चूँकि, तो ये दोनों अंक उतार सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा। यहाँ पे कौन सा अंक लिखें कि भाग चला जाए। 27000 के आसपास हम देखिए, अगर हम इसको मोटी मोटा में 4000 मान लें, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक लिखेंगे तो 4000 हो जाएगा, और इसको मोटी मोटा में 27000 मान लें। देखिए, अगर हम देते हैं तो 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में देखेंगे। तो यहाँ अगर हम 6 लिखें तो गुणा कीजिए, 6 6 36, अच्छा चौक 36, 36 3 39, हासिल है 3। फिर उसके बाद 6 चौक 24, 24 3 27, हासिल है 2, 6 चौक 24, 24 2 26। हाँ सही है। ये 6 4 10, 9 1 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ 7 3 10, 304 कुछ इस तरह से आ गया। और फिर यहाँ पे +6 करके जोड़ के लिखेंगे, 6 6 12 को 2 7 4 4। दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे √5 के बराबर मान निकाले हैं 2.236, और यहाँ पे हमारा शेष मिल रहा है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से भाग देते चले जाएंगे, वर्गमूल निकालते चले जाएंगे, तो आप निकालते रहिए, मतलब ये निकलता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अंक तक जाने के बाद कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के दशमलव प्रसार को मैंने बताया था कि इस तरह का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। पिछली वीडियोज में मैंने बता दिया है इसको, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। देखिए, ये इस तरह के दशमलव प्रसार को कि बार बार रिपीट न हो उसको अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में जब संख्याएं होती हैं तो वह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में संख्या है तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि इसे p/q के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार हेडिंग करके जा मिलेगा वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला विधि तो वर्गमूल विधि हमारा कंप्लीट रहा। अब दूसरा जाएंगे विरोधाभास। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरी विधि है हम लोगों की कड़ी में 5 अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो दूसरा विधि है विरोधाभास विधि। इसमें हम लोग सबसे पहले कड़ी में 5 को एक परिमेय संख्या मान के चलते हैं, फिर उसके बाद उसके आधार पर सॉल्व करते हैं और अंत में ये प्राप्त होता है कि हम लोग जो माने हैं वो गलत मान लिए हैं, यानी कि हम परिमेय संख्या माने हैं और परिमेय संख्या गलत मान लिए हैं। तब यानी कि जब परिमेय संख्या गलत है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि मान लेंगे कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ कड़ी में 5 जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख ही सकते हैं। ठीक है, जहाँ p और q दोनों सहअभाज्य होना चाहिए। अब पिछली वीडियो में मैंने सहअभाज्य के बारे में बताया है। सहअभाज्य जैसे दो संख्याएं जब एक दूसरे की सहअभाज्य होती है ना, तो उनका मौसा निकालेंगे तो केवल एक प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों का मौसा अगर एक है तो दोनों सहअभाज्य संख्याएं होंगी। मौसा एक का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या एक है जो दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, जैसे अगर इसमें 2/10 में देखा जाए तो ये दोनों सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, हमको बड़ी से बड़ी संख्या देखना है ना, तो ये दोनों 2 से विभाजित हो जा रही हैं। ये 2 × 2 2 × 5 10। ठीक है, तो ये 2 से विभाजित दोनों हो जा रही हैं, तो यहाँ जो है इनका मौसा 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन p और q जब सहअभाज्य होंगे तो वो केवल 1 से विभाजित होंगे। ठीक है, उसके अलावा उससे बड़ी संख्या से विभाजित नहीं होंगे, तभी उनको सहअभाज्य कहा जाता है। अब देखिए, जब इसको सहअभाज्य मान लिया है तो कड़ी में हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ कड़ी में 5 का वर्ग होगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो ये p² / q² हो जाएगा। तो ये जो मिल जाएगा 5 मिल जाएगा p² / q²। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा p², यानी कि p² बचेगा, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो 5q² आ जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे समझने की थोड़ी सी बात है। देखिए, p² = 5q²। जैसे अगर हम लिखें 20 = 2 × 2 × 5, यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो 20 के अभाज्य गुणनखंडों को हम लिखे हैं 2 × 2 × 5। ठीक है, यानी कि 20 जो है 2 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है। कैसे विभाजित है? जैसे अगर 20/2 लिख रहे हैं, यानी 20 में 2 से भाग देना है, तो 20 की जगह हम लोग 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं और /2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 आ जाएगा, यानी कि इसके गुणनखंडों में जितनी संख्या उससे विभाजित हो जा रही है। अब ये 5 से भी विभाजित होगा, अगर यहाँ पे 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5 होगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ रहे होंगे कि 20 के अभाज्य गुणनखंड जितने हैं, मतलब 2 × 2 × 5, तो ये 20 जो है 2 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है। उसी तरह से p² के बराबर हम लोग लिखे हैं 5 × q², यानी कि p² जो है 5 से विभाजित है, क्योंकि देखिए 20 की जगह हम अगर 2 × 2 × 5 लिखे हैं, 2 × 2 × 5, तो उसी तरह से तो p² की जगह हम लोग 5 × q² लिखे हैं, यानी कि p² के अभाज्य गुणनखंडों में हम 5 लिखे हैं और गुणे q² को लिखे हैं, यानी कि p² जो है 5 से विभाजित है, अर्थात p² 5 से विभाजित है। देखिए, जब p² 5 से विभाजित है
तो p भी 5 से विभाजित होगा, तो p भी 5 से विभाजित है। ठीक है। अब यहाँ हमको ये मिल गया समीकरण नंबर, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ हमको ये मिल गया कि p जो है 5 से विभाजित हो जा रहा है। देखिए p का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, p को हम लोग दिखा दिए कि p 5 से विभाजित है। अब मान लेंगे माना। अब p की जगह कुछ और मानना है। अगर देखिए मानते किस प्रकार है, p की जगह जब दूसरे स्टेप में हमको p की जगह मानना रहता है तो देखिए अंडर रूट में हमको 5 सिद्ध करना है यहाँ पर ना, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे अंडर रूट हटा करके, केवल 5 लिखेंगे और फिर कोई भी ABCD वाला संख्या ले लेंगे। मान ले रहे हैं R यहाँ पे। ठीक है। तो मान ले रहे हैं कि p बराबर 5R है। ठीक है। सेम तो समीकरण 1 में p की जगह मान रखेंगे 5R, तो यहाँ p स्क्वायर है तो यहाँ 5R का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। बराबर 5Q स्क्वायर। ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5 यानी कि जब वर्ग करेंगे तो यह 25R स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ 5Q स्क्वायर, 5 को इधर भेजेंगे क्या बचेगा, इधर बचेगा Q स्क्वायर केवल, बराबर 5 से इसमें जाएगा भाग तो केवल बचेगा 5R स्क्वायर। देखिए सेम ऊपर वाला प्रोसेस, जब यहाँ p स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर था तो p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित था, ये मैं बताया हूँ बढ़िया से। तो यहाँ जो है Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर है, अर्थात यहाँ जो Q स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। जब Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए अगर Q बराबर 25 होता और 25 गुणे 25 5 से विभाजित है, यानी कि 25 स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो 25 भी 5 से विभाजित ही होगा। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। देखिए तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अगर इसको हम समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं तो अब समीकरण 2 इसको और समीकरण 3 इसको लेकर देखिए, इसमें मिला p 5 से विभाजित है। ठीक है। और यहाँ है q 5 से विभाजित है। ठीक है। यानी कि हम इसको संयुक्त रूप में लिख सकते हैं p और q ये दोनों जो है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित हैं। पर शुरू में याद कीजिए यहाँ वाला एकदम शुरू में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं कि p बाई q, जहाँ p और q जो है सहभाज्य हैं, यानी कि ये p और q दोनों एक के अलावा किसी और बड़ी से बड़ी संख्या से कटेंगे ही नहीं। ठीक है। लेकिन यहाँ अंत तक चलते चलते हम लोगों को क्या मिल रहा है कि p और q दोनों जो है 5 से विभाजित हैं। स्कैम हो गया ये तो, यानी कि जो हम लोग मान लिए हैं गलत मान लिए हैं यार। जो हम लोग माने हैं वही ना माने हैं कि p एक परिमेय संख्या है। जब हम देखिए यहाँ शुरू में देखिए जब हम p को √5 को एक परिमेय संख्या मान के चल रहे थे तब हमको ये मिल गया है कि p और q दोनों 5 से विभाजित हैं। ठीक है। तो हमारी जो अवधारणा है वो गलत सिद्ध हो गई, यानी कि अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। जब हमारी अवधारणा गलत है यानी हम अवधारणा क्या माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ जब हम परिमेय संख्या मान के सॉल्व किए हैं तो हम ये प्राप्त हो रहा है कि हम जो माने हैं वो गलत है, यानी कि अपरिमेय है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा।